अणु में विभु। ऑडियो 3। जीन का व्यवहार या आचरण से सीधा संबंध नहीं होता। जीन शरीर के ऊतक तथा अंगों के विकास को निर्देशित नियंत्रित करते हैं। इस प्रकार के शरीर की क्रियाशीलता को भी नियंत्रित करते हैं। शरीर की क्रियाएं स्पष्टता व्यवहार को भी प्रभावित करती हैं और उस रूप में जीन्स का संबंध व्यवहार से भी होता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति वंशानुक्रम से छोटी टांगे, ठूठेदार उंगलियां या बहरे कान प्राप्त करता है, तो निश्चय ही कुछ क्षेत्रों में उसकी योग्यता सीमित हो जाएगी। इसी प्रकार शारीरिक क्रियाओं में भाग लेने वाले हजारों रासायनिक तत्व भी जीन्स द्वारा ही निर्धारित होते हैं। जैसे दृष्टि के लिए प्रकाश संवेदी तत्व एवं रक्त के जमने में कई रासायनिक तत्व। इन तत्वों की उपस्थिति सशक्तता या दुर्बलता का संबंध जीन से ही होता है। ऐसे अनेक लक्षण वंशानुक्रम से संबंधित होते हैं। वंशानुक्रम के आधारभूत घटकों, जीन्स और क्रोमोसोम्स के अध्ययनों के निष्कर्ष इस तथ्य के द्योतक हैं कि अन्नमय कोश में निर्माण का सूक्ष्म आधार कितना व्यापक और जटिल होता है। पौष्टिक भोजन मात्र से अन्नमय कोश सुदृढ़ नहीं हो जाता। इसके विपरीत अन्नमय कोश की सुदृढ़ता ही भोजन के परिपाक का कारण व आधार बनती है। बढ़िया खाने पहनने की चिंता करते रहने को ही जीवन का पुरुषार्थ मान बैठने वाले अन्नमय कोश के निर्माण के आधारों से अनभिज्ञ रहकर उसे अस्त व्यस्त और दूषित विकृत बनाए रहते हैं और भावी संततियों को भी उस विकृति का अभिशाप दे जाते हैं। एक जीन युग्म शरीर के किसी विशेष कैरेक्टरिस्टिक के विकास का निर्देश करता है। आंखें भूरी हैं या नीली, बाल घने हैं, काले हैं या हल्के स्वर्णिम हैं, अथवा लाल घुंघराले हैं या सीधे हैं, सामान्य बाल है या गंजापन है, दृष्टि सामान्य है या रतौंधी ज्यादा होने की संभावना है, श्रवण शक्ति सामान्य है या जन्मजात बहरापन है, रक्त सामान्य है या हीमोफीलिया का दोष है, रंगबोध स्पष्ट है या वर्णधता का दोष है, उंगलियों का अंगूठे की संख्या सामान्य है, कम अधिक है या किसी जोड़ में कोई उंगली छोटी बड़ी तो नहीं है, सभी अवयव सामान्य है या कुछ अवयव विरूप आदि सभी शारीरिक कैरेक्टरिस्टिक जीन युग्मों पर ही निर्भर करते हैं। फ्रांसीसी दार्शनिक मार्टेन को 45 वर्ष की आयु में पथरी की बीमारी हुई। उसके पिता को यह रोग 25 वर्ष की आयु में आरंभ हुआ था, जबकि मार्टेन के जन्म के समय उसके पिता सिर्फ 21 वर्ष के थे। उस समय उन्हें यह रोग नहीं था, लेकिन उनके जीन्स में इस रोग के आधार विद्यमान थे। मार्टेन के पिताशय की पथरी की बीमारियां कई पीढ़ी से चली आ रही थी। बालक का गैलेक्सोसीनिया रोग जीन से ही संबंधित होता है। वह जीन जब यूरिडाइल ट्रांसफर एंजाइम नहीं बनने देता तो बच्चे दूध में रहने वाली मिठास ग्लैक्टोज को पचा नहीं पाते। फलतः वह खून में जमा होती रहती है और जिगर में इकट्ठी होकर बच्चे का पेट खराब कर देती है तथा मृत्यु का कारण बन बैठती है। एकोड्रमेटाइटिस एटेरोपैथिका नामक रोग का कारण भी मुख्यतः जीन्स की विकृति ही होती है। आंख का कैंसर रेटिनोब्लास्टीमा जीन्स दोष का ही परिणाम है। जीन्स की एक्रोड्रोप्लासिया विकृति के कारण बच्चे अविकसित रह जाते हैं। वे जल्दी मरते हैं, बच गए तो भी वंश वृद्धि में असमर्थ होते हैं। ऐसे दोष वाली महिलाएं गर्भवती होने पर स्वयं की भी प्राण रक्षा नहीं कर पाती। बच्चे की जान तो खतरे में होती ही है। राइजोवियन नामक जीवाणु की जीन को यदि धान, गेहूं, ज्वार, बाजरा आदि फसलों की जड़ों में पलने वाले किसी जीवाणु में प्रत्यारोपित करना संभव हो तो इन फसलों के लिए अधिक उर्वरक नहीं खर्च करना पड़ेगा। भारत समेत विश्व भर की आनुवांशिकी प्रयोगशालाओं में इस हेतु प्रयास चल रहा है। स्थूल दृष्टि से उपेक्षणीय लगने वाले इस अन्नमय कोश में अति सूक्ष्म घटक जीन्स के साथ मनुष्य के उत्कर्ष की कितनी धाराएं, संभावनाएं जुड़ी हैं, इसे देखकर इसके रचयिता उस महान कलाकार की कलाकारी को शत शत नमन करते ही बनता है। अंतर में बार बार यही हुक उठती है कि क्या ही अच्छा होता कि
हम इन महत शक्तियों के जागरण और उपयोग की विधि जान पाते, सीख पाते और अपना पाते। अध्याय समाप्त। अणु में विभु। अध्याय प्रत्यक्ष से भी अति समर्थ अप्रत्यक्ष। योग वशिष्ठ में एक महत्वपूर्ण आख्यायिकी आती है। लीला नाम की रानी के पति का देहावसान हो गया। पति के निधन से वह अत्यधिक दुखी होती है। तब महर्षि नारद आकर कहते हैं, जिसके लिए तुम विलाप कर रही हो वह इसी तुम्हारे उद्यान में एक नया परिवेश धारण कर चुके हैं। वे लीला को अंतर्दृष्टि देते हैं तो वह देखती है कि उसके पति एक कीटक के रूप में विद्यमान है। यही नहीं, वहां भी उसके पास कई रानियां हैं। वे उनमें आसक्त से दिखे। वह जिनकी याद में घुली जा रही थी उसे उसकी सुध तक नहीं थी। लीला ने यह अनुभव किया कि यह माया, मोह और आसक्ति मनुष्य का नितांत भ्रम और अज्ञान है। उससे भी बड़ा अज्ञान है मृत्यु की कल्पना। वास्तव में जीव एक शरीर से दूसरे शरीर, एक जगत से दूसरे जगत में परिभ्रमण करती रहती है। जब तक सत्यलोक या अमरणशील या परमानंद की स्थिति नहीं प्राप्त कर लेता, तभी तक यह क्रम चलता ही रहता है। उक्त आख्यायिकी का तत्वदर्शन बड़े ही महत्व का है। महर्षि वशिष्ठ कहते हैं एक श्लोक के साथ। श्लोक है योग वशिष्ठ के 14th, 18th, 16th, 17th चैप्टर 4 का, और योग वशिष्ठ का 3rd का 34 से 35। श्लोक का अर्थ इस प्रकार है। अर्थात जिस प्रकार केले के तने के अंदर एक के बाद एक अनेक परतें निकलती चली जाती हैं, उसी प्रकार एक सृष्टि में अनंत सृष्टियों की रचना विद्यमान है। संसार में व्याप्त प्रत्येक परमाणु में स्वप्नलोक, छायालोक और चेतन जगत विद्यमान है। उसी प्रकार उनमें प्रसुप्त जीव, पिशाच गति तथा चेतन समुदाय की सृष्टियां ठीक इसी दृश्य जगत जैसे ही विद्यमान है। देखने में यह प्रत्यक्ष जीवन और गति अधिक समर्थ और शक्तिशाली दिखाई देते हैं, किंतु वह अपनी भूल तथा स्थूल दृष्टि मात्र है। यदि अपने ज्ञान चक्षु जागृत हो जाए और लीला की तरह अंतर्दृष्टि से सृष्टि की गतिविधियों, उन अवस्थाओं की समर्थता को समझ पाए, तो यह पता चलेगा कि शक्ति और सामर्थ्य की दृष्टि से दृश्य जगत सबसे कमजोर है। उनके आंखें, कान, नाक, हाथ, पांव, पेट, आंतों की सामर्थ्य बहुत सीमित है। उससे भी आगे उसका प्रेत या उसका छाया शरीर विद्यमान है। यह अपेक्षाकृत अधिक सामर्थ्यवान है। वह वेद की तरह गतिशील, पहाड़ तक उठा लेने जितना बलवान और निमिष मात्र में सैकड़ों मील दूर की खबर ले आने वाला अंतर्दृष्टा है। उससे भी आगे की एक और सत्ता है, देव सत्ता। समस्त शक्तियों, साधनों और दिव्य ज्ञान से परिपूर्ण है। वहां न भय है, न ईर्ष्या, न द्वेष, न अभाव। मृत्यु की पीड़ा भी नहीं, प्रियजनों का वियोग भी नहीं। सृष्टियों और सृष्टिचरों का यह तारतम्य उस परिपूर्ण अवस्था तक पहुंचा देता है जहां न इच्छाएं हैं, न वासनाएं हैं, न जरा है, न व्याधियां, न कर्तव्य। इसे आनंद में स्थिति, तुर्य अवस्था, साक्षी, दृष्टा, परमानंद की स्थिति कहा गया है। भारतीय दर्शन इस स्थिति को प्राप्त करने की निरंतर प्रेरणा देता रहता है। उसे ही परम पुरुषार्थ की संज्ञा देता है। यही जीवन लक्ष्य भी माना गया है। भारतीय दर्शन के इस सत्य को अब भौतिक विज्ञान भी प्रमाणित करने लगा है। पिछले 40 वर्षों से चोटी के खगोलज्ञ इस खोज में जुटे हैं, वह यह जान पाए कि क्या यह सृष्टि और यहाँ के निवासी ही अंतिम है या और कोई भी ब्रह्मांड है। इस खोज में अब तक जो निष्कर्ष निकले हैं वे भौतिक दृष्टि को चमका देने वाले हैं। स्थूल जगत के अंदर क्रमशः अधिक सूक्ष्म और समर्थ क्षेत्रों के जैसे पहचान होती जा रही है, वैसे वैसे आश्चर्य बढ़ता जा रहा है। एक के भीतर अनेक सृष्टियों की कल्पना वैसे ही है जैसे जल के भीतर एक और जल। यूं सामान्य बुद्धि से परीक्षण करना
चाहे या हाथ से अलग करना चाहे तो सामान्य जल से इस भारी जल को अलग नहीं किया जा सकता। अप्रत्यक्ष के अस्तित्व को स्वीकार न करने का कारण यही है कि हम उतनी ही बुद्धि को पूर्ण माने बैठे हैं, किंतु वैज्ञानिक जब प्रयोगों द्वारा उसका प्रभाव स्पष्ट दिखा देते हैं तो हमें उस बात को मानने को विवश होना पड़ता है। जल के भीतर जल की बात भी ऐसी ही है। सर्वप्रथम 1639 में पहली बार जब वैज्ञानिक यूरे ने जल के भीतर भारी जल की उपस्थिति से अवगत कराया तो लोग आश्चर्यचकित रह गए। इसे समझने के लिए पानी की परमाणविक रचना समझना आवश्यक है। पानी हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन के 1 परमाणु के संयोग से बनता है। सामान्य जल तथा भारी जल में अंतर हाइड्रोजन के हल्के और भारी होने से पड़ता है। हाइड्रोजन संसार का सबसे हल्का तत्व है क्योंकि उसने नाभिक न्यूक्लियस अर्थात न्यूक्लियस में एक ही प्रोटॉन और एक ही न्यूट्रॉन होता है। न्यूट्रॉन नहीं होता, किंतु जब उसमें एक प्रोटॉन के अतिरिक्त एक न्यूट्रॉन भी आ जाता है तो यही जल अणु भारी जल हो जाता है और उसकी विशेषताएं 1000 गुना बढ़ जाती हैं। इसे सामान्य जल का सार कह सकते हैं। तभी तो 6500 किलोग्राम पानी में से उसका कुल 1 किलोग्राम अंश ही मिलता है। किंतु महत्वपूर्ण इतना है कि सामान्य जल 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलने लगेगा और शून्य पर जमकर बर्फ हो जाएगा, किंतु भारी जल 1014 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलता और शून्य अवस्था से पूर्व ही अर्थात 3.8 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही जम जाता है। 1 लीटर सामान्य जल का वजन जहां मात्र 1 किलोग्राम होता है, वहां भारी जल का 1100 ग्राम अर्थात 1 किलो 100 ग्राम होता है। काम तो यह उससे भी महत्वपूर्ण करता है। अभी यूरेनियम के विखंडन तकनीक का पूरी तरह विकास नहीं हुआ, अतः जहां भी अणु रिएक्टर हैं वहां मंदक और शीतक का प्रयोजन यही जल पूरा करता है। इसकी 150 मीट्रिक टन मात्रा से 200 मेगावाट शक्ति की विद्युत पैदा की जाती है। प्रसिद्ध डच व्यापारी ईटा वान लीवेनहॉक को शीशों के कोने रगड़ कर उनके लेंस बनाने का शौक था। एक बार उसने ऐसा लेंस बना लिया जो वस्तुओं की आकृति 270 गुना परिवर्धित करके दिखा सकता था। उसने इस लेंस की सहायता से जब पहली बार गंदे पानी को देखा तो उसमें लाखों की तादाद में कीटाणु दिखाई दिए। उसके मन में जिज्ञासा जागृत हुई। फलस्वरूप जब उसने शुद्ध जल का निरीक्षण किया तो उसने यह देखा कि वहां भी जीव विद्यमान हैं और वह न केवल तैर रहे हैं अपितु अनेक सूक्ष्म से सूक्ष्म और बुद्धिमान प्राणियों की तरह क्रीड़ाएं भी कर रहे हैं। वह इस दृश्य से इतना अधिक अभिभूत हो उठा कि उसने अपनी पुत्री मारिया को भी बुलाया और दोनों घंटों तक इस कौतूहलपूर्ण दृश्य को अवाक देखते रह गए। अब तो उससे अनेक गुणा शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शी बन गए और उनसे दृश्य जगत के निर्माण के आधार परमाणुओं का विस्तृत अन्वेषण और अध्ययन भी संभव हो गया। ब्रह्मांडों के भीतर अनंत ब्रह्मांडों की पदार्थों में विलक्षण अपदार्थ और परम पदार्थ की उपस्थिति जानने के लिए विश्व ब्रह्मांड की ईंट परमाणु की अंतररचना का अध्ययन आवश्यक है। परमाणु की लघुता को नापना हो तो कोई न कोई सापेक्ष सिद्धांत ही अपनाना पड़ेगा। उदाहरण के लिए एक कांच के गिलास में भरे पानी के परमाणुओं को यदि बालू के कण बराबर मान लिया जाए तो गिलास की समस्त बालू अटलांटिक महासागर में डाल देने से वह पटकर एक खेल का लंबा चौड़ा मैदान बन जाएगा। परमाणु पदार्थ की अत्यंत लघुतम इकाई है। यदि 25 करोड़ परमाणुओं 25 करोड़ सैनिकों के हथियार बंद सेना मानकर उन्हें एक पंक्ति में फॉलेन होने का आदेश दिया जाए तो उनके लिए 1 इंच भूमि पर्याप्त है। यह अंश भार में इतना क्षुद्र होता है कि हाइड्रोजन के एक परमाणु का भार कुल 119 और इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
27 जीरो ग्राम, इसमें 27 जीरो हैं, अर्थात 111 उसके आगे 27 जीरो ग्राम से भी कम होगा। किंतु इसकी शक्ति बहुत अधिक होती है, उसकी कल्पना करना भी कठिन है।